Hello friends, welcome to our channel Beyond Academics. So in this video, we are going to do the theory from the chapter Time Series Analysis, covering past year examination questions as well. So let's start with the series. These are some past year examination questions that had appeared many times from this chapter. So from the theory point of view, this chapter is very important in the statistics. S- After watching this video, you will be able to answer all these questions. I have covered everything that is given in this chapter from time series analysis. So let's start. What is time series? Time series is the arrangement of statistical data in chronological order. यानी कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसको जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फिक्स करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं विद द अकरेंस ऑफ टाइम इज नोन एज टाइम सीरीज. सो यानी कि सपोज आपको डेटा दे रखा है अलग अलग सालों का, 2000 से लेके 2020 तक, 2000 से लेके 2020 तक आपको डेटा गिवन है. अब सपोज डेटा इस तरीके से रेंज है कि पहले 2019 का डेटा गिवन है, फिर 2010 का, फिर 2015 का, फिर 3 का, फिर 2009 का. तो उसको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, वो एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है. तो जब हम उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रॉपर वे में प्रॉपर ऑर्डर के साथ अरेंज कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि सपोज 2000 का डेटा सबसे पहले, फिर 2001, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 2020. तो जब एक प्रॉपर सीरीज में वो डेटा अरेंज होगा तो उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज. सो टाइम सीरीज इज रेलेवेंट फॉर द सीरीज रिलेटिंग टू प्राइजेज, डिविडेंड, शेयर्स इन अ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट. ऑल आर टाइम सीरीज स्प्रेड ओवर ऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जितने भी मैंने एग्जांपल्स अभी लिए ये सारे टाइम सीरीज के एग्जांपल्स थे जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे बेस्ड थे. सो इतना तो पता चलता है कि टाइम सीरीज अगर नेट शेल में हम बात करें तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टैटिस्टिकल डेटा का अरेंजमेंट है विद अकरेंस ऑफ टाइम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अकॉर्डिंग टू या लुन चू, ये एक बहुत ही फेमस स्टैटिस्टिशियन है. अ टाइम सीरीज में बी डिफाइंड एज अ collection of magnitudes belonging to different time periods at some variables or variables such as production of steel, per capita income, etc. इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया? टाइम सीरीज इज अ कलेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड्स. मैग्नीट्यूड्स को हम डेटा भी ले सकते हैं. अलग अलग मैग्नीट्यूड्स का कलेक्शन है जो कि अलग अलग टाइम पीरियड पे बेस्ड थे, अलग अलग टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे. Mathematically, a time series is defined as y is equal to f multiply by t, where y is the value of the phenomena for variable. Y क्या है? Value है for the phenomena जिसको हम study कर रहे हैं under consideration at time t. यानी कि y क्या है? It is a function of time. For example, example से और जल्दी क्लियर हो जाएगा. The marks of student, यानी कि जो मार्क्स हैं वो हमने ले लिया y. अब मार्क्स स्टूडेंट्स के पता करने इन डिफरेंट ईयर्स ऑफ स्कूल टी, यानी कि ओवर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो क्लासेस थी फॉर सपोज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अलग अलग सालों में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, तो उसकी स्टडी हम कर सकते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस से. टेम्परेचर ऑफ दिल्ली ऑन डिफरेंट डेज ऑफ मंथ. सो डेज ऑफ मंथ आपका फंक्शन ऑफ टाइम हो गया और टेम्परेचर आपका वाई हो गया, जो फिनोमिना है हमने जिसकी वैल्यू पता करनी है. अब बात करते हैं व्हाट इज एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज के बारे में हमने जान लिया, अब उसका एनालिसिस क्या होता है. द एनालिसिस ऑफ सीरीज कलेक्टेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज. यानी कि जो भी हमारी सीरीज थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके एनालिसिस को ही हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कहते हैं. टाइम सीरीज एनालिसिस इज डन प्राइमरीली फॉर, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या, पर्पस क्या है. फॉरकास्टिंग फॉर फ्यूचर. हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं ताकि हम पास्ट डेटा रीड करके फ्यूचर के लिए फॉरकास्टिंग कर सकें. फॉर इवेल्युएटिंग पास्ट परफॉर्मेंसेज, यानी कि अगर हमको किसी की पास्ट परफॉर्मेंस का भी इवेल्युएशन करना है तो टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट ऑफ मार्क्स ओवर द डिफरेंट इन डिफरेंट ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. तो अगर हमको उसकी लास्ट कुछ क्लासेस की परफॉर्मेंस जाननी है तो हम टाइम सीरीज एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं. सपोज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इन द लास्ट ईयर, तो उसमें हम टाइम सीरीज एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं.
जैसा आप लोग अखबारों में न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे कि गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये सारे रिकॉर्ड्स किस बेसिस पे ब्रेक होते हैं? इनके पीछे इनके पास एक स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड होता है जो इन्होंने टाइम सीरीज के बेसिस पे अरेंज कर रखा होता है, टाइमली बेसिस पे अरेंज कर रखा होता है। तो उसके एनालिसिस को ही हम टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। It is very important for an economist or a businessman in estimating the future figures of national income, population, prices and wages. सो बेसिकली बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम सीरीज एनालिसिस को स्टडी करना, स्पेशली फॉर द नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, प्राइजेस और वेजेस के बारे में। क्यों? और इनकी जो सक्सेस होती है बिजनेसमैन की, ये फ्यूचर फोरकास्ट पे ही डिपेंड करती है। जितना एक्यूरेटली फ्यूचर फोरकास्ट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उतनी ही एक्यूरेटली ये अपने बिजनेस को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर इज डन बाय एनालाइजिंग द पास्ट बिहेवियर। जो भी फोरकास्टिंग होती है फ्यूचर की, वो पास्ट बिहेवियर को एनालाइज करके ही होती है, जो कि टाइम सीरीज एनालिसिस ही पॉसिबल करवाता है। और केवल बिजनेसमैन के लिए नहीं, एक सोशोलॉजिस्ट के लिए भी टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। A sociologist may find the analysis of past data relating to crimes is very useful for studying the crime situation in a country and suggesting measures for controlling it. अगर सपोज पुलिस डिपार्टमेंट्स को या सोशल डिपार्टमेंट वालों को जानना है कि दिल्ली में या इंडिया में ओवरऑल कितने क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए वो पास डेटा को स्टडी करते हैं कि किस टाइप के क्राइम्स हुए हैं। सपोज रेप्स हो रहे हैं, चोरी हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, और फिर वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उन पे, किस किन पॉइंट्स पे हो रही है, किस जगह हो रही है। तो ये सारी स्टडी टाइम सीरीज एनालिसिस के बेसिस पे ही होती है। और अगर हम साइंटिफिक लेवल पे बात करें, तो जो वेदर कंडीशंस होती है, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया कि वेदर कंडीशंस कैसी हैं दिल्ली में या कैसा वेदर होने वाला है, तो उसके लिए भी पास्ट डेटा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो कंक्लूजन पे अगर हम आए, तो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज इज यूजफुल इन स्टडिंग एनी वेरिएबल whose values can be chronologically arranged over successive time periods. अब इसकी यूटिलिटी क्या है, यूज क्या है टाइम सीरीज एनालिसिस का? सो इट हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। जैसा हमने जाना कि पास्ट बिहेवियर को रीड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनालिसिस ऑफ पास्ट डेटा डिस्क्लोजेस द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन द वेरिएबल। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस, कि पास्ट से लेकर अभी तक कौन कौन से चेंजेस आए हैं, ये हम टाइम सीरीज एनालिसिस से जान पाते हैं। और जब पास्ट डेटा को हम एनालाइज करते हैं, सॉरी, ये रहा। तो जब हम पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि फ्यूचर बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशंस। सो जैसा हमने पढ़ा, एनालिसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर मेक्स द फोरकास्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर ईजियर एंड एक्यूरेट। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ करंट अचीवमेंट। जो भी हमारी इवेल्युएशन, जो भी हमारी करंट अचीवमेंट्स होती हैं, तो उसको जो रिव्यू और इवेल्युएशन होता है प्रोग्रेस का, वो भी हम टाइम सीरीज डेटा के बेसिस पे ही कर पाते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का इवेल्युएशन करते हैं या रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस को, तो वो पास डेटा पे ही बेस्ड होती है। सो फॉर एग्जांपल, प्रोग्रेस ऑफ 5 ईयर प्लान्स इज जज्ड बाय द एनुअल ग्रोथ रेट इन द जीडीपी। जो गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान्स आते थे, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो 5 ईयर प्लान्स की जो सक्सेस होती थी, वो किस पे डिपेंड करती थी कि जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई है एज कम्पेयर टू द पास्ट पीरियड। सो ये सारी चीज़ें टाइम सीरीज एनालिसिस से ही पॉसिबल हो पाती थी। It helps in making comparative studies. Once the data is arranged, comparison between one time period and another is facilitated. बहुत सिंपल है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है टाइम सीरीज के लिए, कि टाइम सीरीज कब पॉसिबल हो पाता है, उसके लिए क्या क्या हमको चाहिए होता है। तो एक तो सबसे ज़रूरी है होमोजीनियस सेट ऑफ वैल्यूज़। हमारे पास जो डेटा होना चाहिए वो सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, एक ही क्वांटिटी का होना चाहिए, और एक ही वेरिएबल को फॉलो करने वाला होना चाहिए। सपोज़ मेरे पास डेटा अवेलेबल है पर डे के हिसाब से दिल्ली के टेम्परेचर का, और मैंने उसको पर मंथ में कन्वर्ट ही नहीं करा, और मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि सपोज़ 15th मई को क्या टेम्परेचर था, उसको मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ जून के टेम्परेचर से। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे 15th मई का ही डेटा चाहिए होगा अगले साल के लिए या अगले महीने के लिए भी। डेटा शुड बी अवेलेबल फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड। जब लॉन्ग पीरियड का डेटा अवेलेबल होता है, तभी टाइम सीरीज एनालिसिस पॉसिबल हो पाता है। टाइम elapsing between various variables must be equal.
सो टाइम इलैप्सिंग बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल। जो भी टाइम गैप होगा वेरिएबल्स का वो इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज आप हर डेली डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको डेली ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले सपोज फर्स्ट ईयर आपने डेली डेटा रिकॉर्ड करा, सेकेंड ईयर आपने वीकली डेटा रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, फिर फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आप मंथली डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो। उसके बाद उसमें बहुत सारी वेरी चेंजेस आ रहे हैं, लैप्सेस हो रहे हैं, आप प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो जो टाइम इलैप्स है वो नहीं होना चाहिए डेटा के रिकॉर्ड करने में। जो डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए वो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर डेटा होना चाहिए। द गैप्स इन डेटा शुड बी मेड अप बाय इंटरपोलेशन। जो भी गैप्स अगर डेटा में आएंगे तो उसको इंटरपोलेशन की एक टेक्निक होती है जो आप स्टैट्स में आगे पढ़ेंगे, उससे उसकी मदद से आप उसको ठीक कर लेंगे। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं टाइम सीरीज के? कंपोनेंट्स जानने के लिए टाइम सीरीज के एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ है, ईयर्स दे रखे हैं 2007 से लेके 2014 तक, 8 साल का डेटा गिवन है और कुछ सेल्स फिगर्स दे रखी हैं। आप अगर सेल्स फिगर्स को ध्यान से देखेंगे तो कुछ टाइम तक सेल्स इंक्रीज हुई है, फिर डिक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज हुई है और फिर डिक्रीज हुई है। सो इसी के बेसिस में हम अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं टाइम सीरीज के। सो इफ यू ऑब्जर्व द टेबल वी फाइंड दैट if we observe the table we find that generally the sales have increased, but for 2 years a decline is also noticed। और डिक्लाइन होने के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, सपोज इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। उसके किन क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? टेस्ट चेंज हो जाता है लोगों का, हैबिट्स चेंज हो जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, ऑल दीज आर causes that cause the decline or increase in the sales। So the statisticians tries to analysis the effect of forces under four heads। तो जो स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने 4 कंपोनेंट्स बनाए टाइम सीरीज के। तो सबसे पहला था सेक्युलर वेरिएशंस और ट्रेंड। इसको हमने लॉन्ग टर्म मूवमेंट बोला जो सेक्युलर वेरिएशन था। और जो बाकी 3 वेरिएशंस है, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर, ये हमारी शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स, इनको हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स बोलते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्युलर वेरिएशंस की। Secular trend is the general tendency of the time series data to move in an upward or downward direction। जो सेकुलर वेरिएशन होती है वो दिखाती है या तो जो मूवमेंट है वो तो या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सपोज लगातार जो मार्केट इंक्रीज हो रही है, शेयर मार्केट इंक्रीज हो रही है, वो लगातार 10 से 15 सालों तक इंक्रीज होती रही। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 सालों में डिक्रीज डाउनवर्ड मूवमेंट आई, फिर वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है। तो सेकुलर ट्रेंड हमको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेरिएशन दिखाता है। इट डज नॉट इंक्लूड शॉर्ट टर्म वेरिएशंस। जो सेकुलर ट्रेंड है ये शॉर्ट टर्म वेरिएशंस इंक्लूड नहीं करता। सो दिस इज आर एग्जांपल। एन अपवर्ड टेंडेंसी इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन टाइम सीरीज रिलेटिंग टू सेल्स, प्राइजेस, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन एटसेट्रा। जैसे पॉपुलेशन में हम एक अपवर्ड ट्रेंड ही नोटिस करते जा रहे हैं काफ़ी सालों से। जो प्राइजेस हैं कमोडिटीज़ के वो भी अपवर्ड ट्रेंड ही शो कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो दीज आर बेसिकली एग्जांपल्स फॉर अपवर्ड टेंडेंसी। डाउनवर्ड टेंडेंसी की बात करें तो जैसे डेथ रेट और पेंडेमिक्स में काफ़ी कमी आई है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशंस। सो सीजनल वेरिएशंस इज अ शॉर्ट टर्म मूवमेंट। सीजनल वेरिएशंस क्या होती है? हर रेगुलर पीरियोडिक चेंजेस इसमें आते हैं जो कि 1 साल से भी कम के अंदर हमको रिपोर्ट हो जाते हैं। जनरली सीजनल वेरिएशंस जो होते हैं डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं। और इनका जो वेरिएशन पैटर्न होता है उसमें रेगुलरिटी जो रहती है वो हर साल का जो पैटर्न रहेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन विद इन अ ईयर जो पैटर्न है वो डिफर करता है। फॉर एग्जांपल जो एसी की सेल है, एयर कंडीशनर की जो सेल है वो समर सीजन में इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन विंटर आते ही उसकी सेल डिक्रीज हो जाएगी। सेम वुलन्स के साथ है, वुलन्स की सेल विंटर में इंक्रीज हो जाती है और समर आते ही उनकी सेल डिक्रीज हो जाती है। तो 1 साल के अंदर तो ये जो पैटर्न है ये चेंज होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर साल ये जो पैटर्न रहता है ये सेम रहता है कि हर साल गर्मियों में एसी की सेल इंक्रीज होगी ही होगी, और ये पैटर्न आपको हर साल सेम ही मिलने वाला है।
और कभी कभार वेरिएशंस जो होती हैं लोगों की हैबिट्स, फैशन और कस्टम की वजह से भी चेंज होने की वजह से होती है। जैसे दिवाली के टाइम पे आप लोग दिए की सेल ज़्यादा बढ़ जाती है, ज्वेलरी की सेल ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। कोई नया सेशन स्कूल्स में स्टार्ट होता है, कॉलेजेस में नया सेशन स्टार्ट होता है, तो स्टेशनरी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सो इस वजह से भी सीजनल वेरिएशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट है साइक्लिकल वेरिएशंस। साइक्लिकल वेरिएशंस भी एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट है। बेसिकली इसको हम बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। एक बिजनेस में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, देयर आर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन अ बिजनेस इंडस्ट्री। और ये जो साइकिल होता है यूनिफॉर्म नहीं होता। सपोज सच वेरिएशंस हैपन ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ मोर देन 1 ईयर से 3 to 7 ईयर्स। और ये जो वेरिएशंस का पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं 3 से 7 साल के बीच में ऑब्जर्व करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनको बूस्ट मिलता है अपवर्ड मूवमेंट के टाइम पे, और डाउनवर्ड डिप हो जाती हैं वो रिसेशन के टाइम पे, डाउनवर्ड मूवमेंट मिलता है उनको। सो दिस इज द बिजनेस साइकिल दैट एग्जैक्टली लुक्स लाइक। अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हो जब बिजनेस एक्सपेंशन होता है तो एक पीक पे पहुंचने के बाद उसमें रिसेशन आता है। तो पहले अपवर्ड मूवमेंट हुई, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट हुई, फिर वो डिप्रेशन की तरफ जाता है, फिर रिकवरी स्टार्ट करता है, फिर बढ़ता है, फिर पीक आता है, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी। सो दीज आर द बिजनेस साइकिल। आप देख पा रहे हैं कि इसमें पैटर्न चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट कंपोनेंट इरेगुलर और इरेटिक वेरिएशंस। ये भी एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट को डिपिक्ट करता है। ये जो इरेगुलर और इरेटिक वेरिएशंस होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है नेचर में, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, और एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से होती है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि स्ट्राइक्स कर दिए एम्प्लॉयज़ ने, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, इलेक्शन, वॉर्स, किसी एनिमी कंट्री ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो इन केसेस में जो बिजनेस मूवमेंट्स होगी वो सारी एकदम ड्रास्टिकली चेंज होती हैं और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। सो इन वेरिएशंस की वजह से या तो बहुत ही डाउनवर्ड मूवमेंट आ जाएगी बिजनेस में, या बहुत ही हाई अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है। जैसे सपोज अभी कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है, तो इस वजह से जो सैनिटाइजर और मास्क इंडस्ट्री है और जो मेडिकल इंडस्ट्री है इसमें बूस्ट आ रखा है, और बाकी सारे जगह पे पैंडेमिक की वजह से हर जगह रिसेशन है। सो ये एक अनप्रिडिक्टेबल था नेचर में, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बिजनेस साइकिल्स में इरेगुलर वेरिएशंस आ गई। सो दीज आर द कंपोनेंट्स फॉर टाइम सीरीज। अब हम बात करते हैं मॉडल्स फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज डेटा। कौन कौन से मॉडल हैं टाइम सीरीज डेटा के लिए। सबसे पहला मॉडल है एडिटिव मॉडल। हमने 4 कंपोनेंट्स की बात करी। ट्रेंड, जिसको हमने लॉन्ग टर्म मूवमेंट भी कहा, सेकुलर ट्रेंड। फिर बात करी सीजनल, फिर सी फॉर साइक्लिकल, आई फॉर इरेगुलर। एडिटिव मॉडल के अकॉर्डिंगली जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज के, वो सारे इंडिपेंडेंट हैं वन अनदर। वो कोई भी कंपोनेंट किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, और हर किसी की अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू है। द ओरिजिनल डेटा इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 4 कंपोनेंट्स एज फॉलो। जो ओरिजिनल डेटा है वो इस तरीके से y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई की वजह से की तरह से डिपिक्ट या प्रेजेंट किया जाता है। y is equal to observed value in a given time series and t c s I are components. Next है हमारा multiplicative model. According to this model, all the components are due to different causes, but they are not necessarily independent. जितने भी कंपोनेंट्स हमने अभी तक स्टडी करे ये चारों के होने के कारण अलग अलग हमने पढ़े हैं, लेकिन ये चारों ही एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज जैसे इरेगुलर मूवमेंट है, शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, लेकिन इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म तक हमको पता है कि लॉन्ग टर्म तक लोग सैनिटाइजर और मास्क को यूज़ करते रहेंगे, एक अवेयरनेस आ जाएगी, उनमें हैंड वॉश करने की हैबिट बनेगी। तो क्लीनिंग इंडस्ट्री और जो सैनिटाइजेशन इंडस्ट्रीज है, ये लॉन्ग टर्म में भी इनकी ग्रोथ अब होती रहेगी। जबकि कारण क्या था, कोरोना पैंडेमिक, जो कि अपने आप में अनप्रिडिक्टेबल था और इरेगुलर था। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, डिपेंड हो गए और एक दूसरे को अफेक्ट करा। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में जो वैल्यूज होती हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज टाइम सीरीज की, वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। लास्ट है हमारा मिक्स्ड मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली हम एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के कंपोनेंट्स को यूज़ करके, उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कई सारे मॉडल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू टी सी एस को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस आई, जो इरेगुलर है उसको हमने अलग से रख दिया, इंडिपेंडेंट रख दिया, टी सी प्लस एस आई, टी प्लस एस सी आई, एंड मैनी मोर। आप जितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड if you like it, please share it with your friends and press the like button and
If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you. Beyond Academics signing off.